हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ यहाँ तक यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू की है और इसमें हमने अब तक 2 क्लास कर ली हैं और तीसरी क्लास आपकी जो है आज होने वाली है। यूपी आर ओ आर ओ और यूपीपीसीएस ये फोकस क्लास है। यूपीएससी एग्ज़ाम है तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है ज्योग्राफ़ी पढ़ाई जा रही है वो आपके सब एग्ज़ाम के तीनों एग्ज़ाम में आने वाली है। खासकर ये यूपीपीसी और यूपीएससी और यूपी आर ओ आर ओ, तो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इसमें आगे हम बढ़ेंगे। आज तीसरी क्लास में हम ज्योग्राफ़ी के आगे जो हमारा पैटर्न जो टॉपिक चलने वाले हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नोटिफिकेशन क्लास की आपको मिलती रहें और इसीलिए आगे ये आपको चीज़ें मिलती रहें, इसीलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कैसे हम चीज़ें अपनी शुरू करते हैं। तो आज की हम बता दें आपको टॉपिक्स हम जो शुरू कर रहे हैं। पहला आपको हमने बताया था पिछली क्लास में कि आज हम हीट बजट पढ़ेंगे। तो हम आज की जो क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं वो हीट बजट से है, तो इसको ऊष्मा बजट भी कहते हैं। तो ऊष्मा बजट या हीट बजट आपका आज की क्लास में शुरू होने वाला है। फिर दूसरा टॉपिक हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे, और टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है, कहाँ पे कैसे चीज़ें चेंजेस होती हैं टेम्परेचर में, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। चाहे वो अक्षांश के हिसाब से हो, चाहे वो ढालों के हिसाब से हो, पर्वत के हिसाब से हो, या हवाएं चलती हों, उन सब से कैसे टेम्परेचर पे पूरे पृथ्वी पे डिफरेंस यानी परिवर्तन आता है, स्थान उसका परिवर्तन देखा जाता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता है इससे, तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए आपको ये भी चैप्टर जानना ज़रूरी है। तो आज इसके बारे में जानेंगे और बाकी चीज़ें और भी इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं और आगे क्या चीज़ें आपको और जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही हम हीट बजट से अभी शुरुआत करते हैं अपना ऊष्मा बजट से, और साथ ही साथ आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो साथ ही साथ आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे क्या है इसमें। तो अब आप हेडिंग बनाना चाहें या देखते रहें तो आप जो है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊष्मा बजट से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ऊष्मा बजट क्या होता है, क्या चीज़ होती है, तो उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऊष्मा किसी भी वस्तु में या कहीं पे भी एक जगह से जब दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो वो किस तरीके से होती है, यानी किस माध्यम से होती है। तो ऊष्मा के जो है परिवर्तन के या ट्रांसफ़र के कई सारे माध्यम होते हैं। तो उनमें से 3 माध्यम इम्पोर्टेंट आपके माने जाते हैं, जिसमें आप कंडक्शन जानते होंगे। कंडक्शन यानी अगर मैं आपको कहूँ तो ये मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरीके से होती है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, अगर उनके माध्यमों के बारे में जाने तो पहली आपकी कंडक्शन, इसको हिंदी में चालन कहते हैं। दूसरा आपका तरीका होता है जिसमें आप सभी जानते हैं, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसी को संवहन कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा माध्यम आप सभी जानते हैं, रेडिएशन होता है। तो तीसरा माध्यम क्या होता है आपका, रेडिएशन, जिसको हिंदी में विकिरण कहते हैं। विकिरण के माध्यम से भी जो है आपका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब ये किस तरीके से होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से ऊष्मा का जो है स्थानांतरण देखा जाता है। तो कंडक्शन यानी आपका जो चालन होता है, जो चालन विधि होती है, चालन से कैसे स्थानांतरण होता है आप सभी जानते होंगे, आपने फिजिक्स में ये चीज़ें वैसे जानी होंगी। लेकिन हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये तीनों चीज़ें थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं कि जब क्या होता है चालन में, क्या होता है कि जब ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो, जब संपर्क के माध्यम से हो, और लेकिन जिसमें जो है कण जो हैं, जो भी पार्टिकल्स है, जो भी बॉडी है, अगर उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो इसमें जो पार्टिकल से बनी है ये, अब इसमें क्या हो, चालन कब कहलाएगा कि जो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा वो संपर्क के माध्यम से हो, ना कि इसमें जो है ये कण जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाएं। तो समझ रहे हो, यानी बिना एक जगह से दूसरे जगह जाए हुए अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो वो क्या कहलाता है, वो चालन कहलाता है। यानी चालन का मतलब क्या हुआ है
कि चालन जो है संपर्क के माध्यम से होता है, संपर्क के माध्यम से होता है। तो किस तरीके से होता है चालन? संपर्क के माध्यम से होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जगह से दूसरे स्थान पर ऊष्मा जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगा, कण जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होंगे। तो ये बात आपको जाननी है कि कणों का विस्थापन इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो कणों का विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, तो संपर्क के माध्यम से होता है ऊष्मा का स्थानांतरण, पहली बात, तो उसको हम चालन विधि बोलते हैं। दूसरी बात इसमें है, जो दूसरी बात है आपकी वो है कि कणों का विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो भी आपके जो है चालन की जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि आप लोहे की छड़ ले लें, ये मान लेते हैं ये लोहे की छड़ है, तो लोहे की छड़ में क्या होगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, लोहे की छड़, तो लोहे की छड़ में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? मान लेते हैं इधर हम गर्म कर रहे हैं, तो इधर से ऊष्मा का स्थानांतरण इधर होगा, तो वो किस तरीके से होगा, एक कण जो है इसके संपर्क में रहेंगे और संपर्क में रहेंगे तो ऊष्मा स्थानांतरण होगा, लेकिन कण जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, वो संपर्क के माध्यम से गर्म होते होते और उसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसी को क्या विधि होती है? ये चालन विधि होती है, इसी को कंडक्शन कहते हैं। अब हम दूसरी चीज़ जान लेते हैं, कन्वेक्शन किस तरीके से अपना ऊष्मा का कन्वेक्शन में किस तरीके से आपका जो है हीट ट्रांसफ़र होता है, ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको संवहन बोलते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे कट जाएंगे, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण अगर करना है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण तो इसमें किस तरीके से होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के विस्थापन के साथ होता है। कैसे होगा? तो कणों के विस्थापन के साथ होता है, तो कणों के विस्थापन के साथ होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह से कण जो है, मान लो ये कण को गर्म कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह ये कण जाएगा, तब जाके हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी को हम संवहन विधि बोलते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जो है इस तरीके से ऊष्मा ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपको पानी गर्म करना है, तो पानी गर्म जब करते हैं तो हीट नीचे वाली जो तली होती है, नीचे तली गर्म होती है, तो पानी की बूंदें जो हैं, जो गर्म बूंदें हैं वो ऊपर जाती हैं और ठंडी बूंदें नीचे आ जाती हैं, फिर ये गर्म हो जाती हैं, फिर ये नीचे जाती हैं, ऊपर जाती हैं और फिर उसके बाद नीचे आती है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है। तो एक तरीके से ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये हो गया, जैसे कोई भी, चाहे आपके द्रव हो चाहे गैस हो, उन सब में ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो इसी तरीके से होती है, संवहन के माध्यम से होती है। अब हम तीसरी विधि समझ लेते हैं जो आपकी हीट ट्रांसफ़र की होती है, वो रेडिएशन होती है। और रेडिएशन का मतलब हुआ विकिरण, वो किस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तो अगर हमें, जैसे अगर इन दोनों में देखें तो किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत थी। इसमें जैसे द्रव है, गैस है, इसमें ठोस माध्यम देखा जा रहा है, तो ठोस माध्यम में वहाँ पे जो है आपको चालन देखने को मिल रहा था, यहाँ द्रव और गैस में मिल रहा है। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बिना जब माध्यम के जो आपके ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो बिना यानी किसी माध्यम के बिना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, किसी माध्यम के बिना क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। किसी माध्यम के बिना क्या होगा, किसी माध्यम के बिना ऊष्मा का हस्तांतरण या स्थानांतरण होता है। तो आप स्थानांतरण इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो है विकिरण होता है, उसमें क्या होता है, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब जो इसमें स्थानांतरण हो रहा है, जो किरणें जा रही हैं, तो किस तरीके से होगा, जब बिना माध्यम के होगा, मानना तो ठोस है, ना गैस है, ना पानी है, तो किस तरीके से होता है, तो इसमें जो स्थानांतरण होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। तो किस तरीके से होगा, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में इसमें स्थानांतरण जो ऊष्मा का होता है उसके रूप में होता है। तो किस तरीके से है, तो
आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण देखा जाता है। और जब ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में हो तो उसको ही क्या बोलते हैं, आपका रेडिएशन या विकिरण कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये 3 माध्यम आपके हो जाते हैं जो आपके जो है हीट ट्रांसफ़र के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। अब हम आगे अपने जो मेन टॉपिक है हीट बजट, उसको हम शुरू करते हैं। हीट बजट को हम देखते हैं, इसमें किस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है। तो हीट बजट क्यों पढ़ते हैं वो समझ लेते हैं पहले। हीट बजट में क्या है, हीट बजट को इसीलिए पढ़ा जाता है, हीट का मतलब है ऊष्मा। और तो जो प्रकाश जो आ रहा है, जो हीट आ रही है, जो सन से विकिरण आता है, जो रेडिएशन आती है, उससे उसकी जो तापमान मिल रहा है हमें, पृथ्वी को जितना तापमान मिलता है, पृथ्वी पे जितना हीट आती है, जितना विकिरण आता है, उसका कितना पार्ट, कैसे पार्ट डिवीज़न होता है, कितना पार्ट चला जाता है, कितना पृथ्वी पे आता है, कितना वायुमंडल में रह जाता है, वो सारी कैलकुलेशन को जब हम करते हैं, समझते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बजट बोलते हैं, ऊष्मा बजट बोलते हैं। यानी पृथ्वी पे कितनी ऊष्मा जो है आ रही है सन से, और कितनी ऊष्मा फिर चली जाती है वापस। जैसे इक्विलिब्रियम जब चेक करते हैं कि जितनी आई ऊष्मा आती है पृथ्वी पे और जितनी चली जाती है, अगर वो बराबर है कि नहीं है, तो वो सब चेक करने के लिए, इसके अलावा किस तरीके से उसमें डिवीज़न होता है, कितनी हमारे यहाँ पृथ्वी पे आने से पहले ही चली जाती है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं जब, तो उसी को हम हीट बजट कहते हैं। और हीट बजट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक डायग्राम आप मेरे साथ बनाते रहें। जैसे मान लेते हैं ये लेयर है पृथ्वी की, तो ये अर्थ है यानी पृथ्वी की लेयर है। तो हम पृथ्वी की लेयर पे अपना ये देखेंगे किस तरीके से हीट बजट काम करता है। तो एक हीट बजट के लिए अब दूसरी आपको इसमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके लाइन के ऊपर एक हम वायुमंडल की लाइन बना लेते हैं। अपने वायुमंडल चारों तरफ पृथ्वी के वायुमंडल पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। इसमें वायुमंडल जो है आपको देखने को मिलता है। वायुमंडल मतलब गैस, धूल कण, इन सब से बना हुआ एक वायुमंडल आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी लेयर्स हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो इस तरीके से आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें जो है धूल कण जो है आपके पाए जाते हैं, गैस पाई जाती हैं, वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, वो बहुत सी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो अब ये मान के चलिए, ये डायग्राम आप इस तरीके से बना रहे हैं। इधर हम एक सन बनाते हैं, इधर हम एक सन बनाते हैं, और सन से हम क्या करेंगे, जो है रोशनी हम देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पे जब आती है तो वो किस तरीके से रोल निभाती है। तो आप इस तरीके से सन को या तो राउंड कर सर्किल में बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सन है वो काम करता है। तो अब ये मान के चलें कि मान लेते हैं हम 100 यूनिट जो है सन से हमारे वो आती है, हीट आती है, विकिरण आता है। तो 100 यूनिट मान लेते हैं आता है। अब ये 100 यूनिट जो है वो हम डिवीज़न देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पे किस तरीके से, हमारी पृथ्वी पे आते आते इसका डिवीज़न देखा जाता है। तो इसको एंगल मान के एक लेट हम जो है 100 यूनिट मान के चलते हैं कि कितने यूनिट पृथ्वी पे आते हैं, कितने वापस चले जाते हैं, कितने वायुमंडल में जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो मैं आपको पहली एक इसमें साथ में अब बता दूं कि जैसे जैसे सन से हमारी पृथ्वी की तरफ जो विकिरण आता है, वो जो भी आपकी रेडिएशन आती है सन से, वो किस फॉर्म में आती हैं, तो वो फॉर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेता है। तो वो किस तरीके से आती हैं, तो शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट वेव का मतलब होता है लघु तरंग के रूप में आती हैं। किस तरीके से आती हैं, तो लघु तरंग के रूप में ये जो है विकिरण आता है। लघु तरंग के रूप में हमारे यहाँ जो है रेडिएशन आती हैं, सन से रेडिएशन आती हैं। ये एक पहली बात आपको समझनी है। आप सभी जानते हैं कि सन के चारों तरफ का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री से होता है। बस आप जानते रहिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको जानना बस ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए जो है जानना ज़रूरी है, जानते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि शॉर्ट वेव के रूप में जो है सन से विकिरण आ रहा है, यानी कि रेडिएशन आ रही है। फिर ये हमारे वायुमंडल में एंट्री करती है। तो वायुमंडल में एंट्री करती हैं, और एंट्री करने से क्या होता है, वायुमंडल में कई सारे वाटर वेपर, कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे मैं आपको बनाते चलूँगा साथ साथ में, जिससे आपको आइडिया लगे। जैसे मान लेते हैं ये जो है आपको, ये बादल हैं, ये बादल हैं, क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो इन बादलों से ये जो रेडिएशन टकराती है, और रेडिएशन टकराने के बाद क्या है, वापस चली जाती है।
तो मैं एक सेकंड आपको दूसरे तरह कलर से दिखाता हूँ। तो ये मान लेते हैं कि आपके रेडिएशन आई, एक सेकंड, रेडिएशन आती है यहाँ से और रेडिएशन वापस चली जाती है। तो ये है कि जैसे सन से रेडिएशन आ रही थी और सन से रेडिएशन आई, बादलों पे पड़ी और बादलों से ये वापस चली गई, यानी ये पृथ्वी तक नहीं आ पाती। वायुमंडल में जो भी क्लाउड्स होते हैं, जो भी बादल होते हैं उनसे टकरा के ये वापस चली जाती हैं। तो ये कितनी मात्रा वापस जाती है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो 27 यूनिट जो है आपकी, लगभग 27 यूनिट, जैसे 100 में से 27 यूनिट जो है वापस चली जाती है आपकी, जो है वापस चली जाती है। तो क्या होता है, ये सीधे परावर्तित हो जाती है। सीधे परावर्तन इनका क्या हो जाता है, सीधे परावर्तन हो जाता है, यानी कि ये रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, सीधे रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, सीधे परावर्तन हो जाता है। तो पहली बात आप ये समझ पाए कि जैसे जैसे 100 यूनिट आ रही थी, वो क्या हुआ कि 100 यूनिट में से 27 यूनिट तो बादल से वापस चलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे जा रही हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो बाकी यूनिट्स हैं, जैसे इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं ये। तो इनसे क्या होता है, इन डस्ट पार्टिकल से क्या है, ये डस्ट पार्टिकल है। तो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल मतलब धूल के कण, आप लिख सकते हैं धूल के कण। तो ये धूल के कण क्या करते हैं, इनसे ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, और क्या होता है यहाँ पे जब किरणें इन पे पड़ती हैं और इनसे भी जो है किरणें जो हैं वापस चली जाती हैं वायुमंडल से, वापस फिर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो धूल के कण से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना होता है, तो वो 6 यूनिट का होता है, यानी 6 यूनिट का जो है ट्रांसफ़र इसमें हो जाता है। तो आपके 27 और 6 कितने हो जाते हैं, 27 और 6 33 यूनिट हो जाती है। यानी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी पे बिना आए हुए 33 यूनिट वापस चली गई। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है कहीं ना कहीं आपको आइस का जो है पोर्शन देखने को मिलता है, तो आइस का एरिया देखने को मिलता है। तो जहाँ जहाँ पे भी आइस होती है, तो कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पे जहाँ भी आइस है वहाँ से रिफ्लेक्शन, जैसे ही विकिरण आते हैं इस तरीके से, और वो सीधे वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से भी 2 यूनिट जो होती हैं आपकी, 2 यूनिट के बराबर जो है वो रिफ्लेक्शन हो जाता है आइस की वजह से। तो ये चीज़ क्या है, तो ये आइस है, यानी बर्फ़ है। अब बर्फ़ से टकरा के ये फिर से सीधे चले जाती हैं। तो टोटल कहा जाता है कि सीधे परावर्तन कितनी यूनिट का हो जाता है, तो टोटल जो परावर्तन हो रहा है वो 35 यूनिट जो है, वो 35 यूनिट आपकी जो है वापस चली जाती है। अब 35 यूनिट वापस चलेगी। अब देखिए कि 35 यूनिट जब वापस चली जाती हैं तो क्या होता है कि बाकी बचती है आपकी 65। अब 65 में क्या होता है कि जैसे जैसे इसमें डिवीज़न और देखा जाता है, अब इस 65 में क्या होता है कि बाकी जो 14% होती है, तो 14% जो ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जो गैसेस हैं, वाटर वेपर है, काफ़ी चीज़ें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, धूल के कण बाकी और हैं, तो ये खुद भी 14%, जो 14 यूनिट होती है, तो 14 यूनिट हीट को क्या करते हैं, 14% रेडिएशन को क्या करते हैं, तो 14 यूनिट क्या करते हैं, वायुमंडल खुद अवशोषित कर लेता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर ली जाती है। तो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। अब ये समझ पा रहे हैं आप कि जैसे 35 यूनिट, ये 100 में से 35 गया, बचा 65। अब 65 में से 14 ये जाएगा जो वायुमंडल ने अपने अंदर ले लिया है, ठीक है, 14 ये होगा, और इसके साथ ही अब बचता है 51। तो 51 यूनिट जो होती है, 51 यूनिट जो होगी वो कहाँ पे आएगी, वो पृथ्वी पे सीधे लैंड करेगी, यानी पृथ्वी पे आएगी। तो अब पृथ्वी कितना ले रही है, पृथ्वी यूनिट जो कितना हीट ले रही है, पृथ्वी कितना हीट ले रही है, तो पृथ्वी ले रही है 51 यूनिट। तो यानी 100 में से पृथ्वी पे कितना आ पाया, तो 100 यूनिट में से पृथ्वी पे जो है 51 यूनिट जो है एब्जॉर्ब कर पाई पृथ्वी, ठीक है। तो अब पृथ्वी ने कितना अवशोषित किया, 51 किया।
अब 51 किया तो 51 निकालना भी पड़ेगा, यानी वापस भेजना भी पड़ेगा। तो जो है पृथ्वी पे 51 आई। अब ये 51 जब वापस जाएगी तो हमेशा यही रूल चलता है सन का और अर्थ का कि जितनी रेडिएशन आती है, जितना भी ऊष्मा आती है, वही ऊष्मा वापस भी चली जाती है। इसीलिए जो है बैलेंस बना रहता है। अगर ऊष्मा आए और जाए ना तो आप समझ रहे हैं क्या होगा कि ये हीट का गोला बन जाएगी पृथ्वी, इस पर कोई रह नहीं पाएगा। तो जितनी ऊष्मा आती है उतनी ही ऊष्मा वापस हो जाती है। इसीलिए हमारे जो है पृथ्वी पे जो हीट बजट जो है बैलेंस बना रहता है। तो अब ये 51% जो है पृथ्वी ने अवशोषित करी। अब 51 जो है क्या होगा, वायुमंडल से वापस जाएगी, यानी पृथ्वी से वापस जाएगी, वायुमंडल से पार करते हुए अंतरिक्ष में जाएगी। तो ये क्या है, वायुमंडल से बाहर जाएगी। तो किस तरीके से जाएगी ये भी आपको समझना चाहिए। तो इनमें से इस 51 में से आपकी 23 यूनिट जो होती है वो एक साथ पहले निकलती है। 23 यूनिट पहले निकलती है, 23 यूनिट जो होती है वो निकलती है एक साइड में। और ये किस फॉर्म में निकलती है, तो ये का आपसे कई बार क्वेश्चन करते रहता है कि जो पृथ्वी से दोबारा किरणें वापस जाती हैं, बाहर जाती हैं, जैसे ये जो किरणें निकल के जा रही हैं वायुमंडल में, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ लिखना है। तो ये किस तरीके की तरंगें होती हैं, तो दीर्घ तरंगें होती हैं। ये दीर्घ तरंगें कैसी होती हैं, तो दीर्घ तरंगें होती हैं। तो दीर्घ तरंगें होती हैं, पहली बात आपको जानना है। यानी लॉन्ग, इसको इंग्लिश में चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लॉन्ग वेव होती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। और ये कौन सी थी, शॉर्ट वेव रेडिएशन थी। तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन, तो ये ध्यान रखना है। तो दोनों क्या है, एक शॉर्ट वेव रेडिएशन जो सन से पृथ्वी की तरफ आती हैं, और लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होती हैं वो पृथ्वी से जो है अंतरिक्ष की तरफ जाती हैं। इसी को आप सभी जानते होंगे, इसी को पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है। तो पार्थिव विकिरण भी किसको कहते हैं, जो किरणें, जो भी ऊष्मा जो जाती है पृथ्वी से बाहर जाती है, जो विपरीत होती है यानी कि परावर्तित होती है, उसी को पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। जो पृथ्वी से जा रही है इसलिए पार्थिव उसका नाम रखा जाता है। तो 23 यूनिट वापस गई, और 23 यूनिट जब लॉन्ग वेव के रूप में जाती है, तो इसी में से 6 यूनिट भी, मतलब 6 यूनिट क्या होता है, इस 23 में से 6 यूनिट जो होती है वो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर द्वारा क्या कर लिया जाता है, इस 6 यूनिट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 6 यूनिट फिर से जो है वायुमंडल अपने अंदर सोख लेता है, और इस तरीके से ये इसमें से 17 यूनिट वापस जाती है। 23 में से 6 जाते हैं तो 17 यूनिट बचती है। तो 17 यूनिट किस तरीके से चलेगी, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकल जाती है। इसके साथ ही जो उसके बाद जो है 19 यूनिट हम देखते हैं। तो 19 यूनिट क्या होता है, 19 यूनिट जो होती हैं आपकी वो एवोपरेशन के रूप में जाती हैं। तो एवोपरेशन के रूप में निकल जाती है। तो ये आपको समझना है किस तरीके से जा रही हैं, तो एवोपरेट हो रही हैं, बाष्पीकृत हो जाती है। किस तरीके से होती है, तो बाष्पीकृत हो जाते हैं। 19 यूनिट क्या होती हैं आपकी, बाष्पीकृत हो जाती हैं। और इसी में से जो है, इसमें से इधर और आप चाहें तो थोड़ा बना सकते हैं। इसमें से जो है 9 यूनिट और बचती है, जो आपकी 51 में से 9 यूनिट बचती हैं। तो भी 9 यूनिट क्या होता है, ये 9 यूनिट मैं इधर लिख देता हूँ। तो आपका 9 यूनिट जो होती है वो किस फॉर्म में जाती है, तो 9 यूनिट जो होती है तो 2 तरीके से निकलती है, एक तो कंडक्शन और दूसरा कन्वेक्शन। तो मैंने जो दोनों तरीके बताए वो दोनों तरीके से निकलती है, कंडक्शन, एक सेकेंड, कंडक्शन, और दूसरा तरीका होता है कन्वेक्शन, यानी कि आपका चालन और ये आपका संवहन। तो संवहन, चालन मैं आपको पुरानी क्लासेस में भी समझा चुका हूँ। संवहन का मतलब आप समझते हैं कि जो तरीके, इस तरीके से चीज़ें ऊपर जाती हैं, जो तरीके से इस तरीके से ऊपर जाती हैं वो संवहन कहलाता है। और चालन मैंने बताया, संपर्क के माध्यम से अगर हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कंडक्शन कहते हैं, चालन कहते हैं। तो जो है गैस और द्रव में क्या होता है, संवहन, कन्वेक्शन होता है, जहाँ से कण जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। कण जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको संवहन कहा जाता है। तो इस तरीके से 9 यूनिट जाती हैं। 19 यूनिट क्या होती है, बाष्पीकृत होती हैं। और 17 यूनिट कैसे जाती हैं, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं बना सकते हैं कि 100% आती है हीट जो है
सन से, और 100% ही चली जाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूप में। अब देखिए आप जो है 14 यूनिट इधर, 6 यूनिट इधर, तो 20 यूनिट लगभग इसने सो ली वायुमंडल ने। फिर उसके बाद 23 यूनिट ये निकल जाती है, 19 ये निकल जाती है, 9 यूनिट ये निकल जाती है, टोटल 100% हो जाता है। अब हम एक क्वेश्चन इसमें बनता है, कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी की जो है एवरेज जो आपका टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर जो है वो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो आप लिख सकते हैं 15 डिग्री जो है एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का रहता है। तो ये आपको लगभग कितना रहता है, लगभग आपको ध्यान रखना है कि जो है 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो इस तरीके से हीट बजट को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इसी में एक टर्म होता है, तो इसी में एक टर्म होता है जो आपको समझना चाहिए, जो मैंने बताया कि अगर ऊष्मा आ रही है और ऊष्मा जा रही है बराबर, तो क्या होता है, उससे बैलेंस बना रहता है। तो इसी को हम क्या एक नाम से जानते हैं, आइडियल हीट बजट बोलते हैं। ये कई बार पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आइडियल हीट बजट जो है आपको पूछ सकता है। तो आइडियल हीट बजट जो है कई बार पूछा जाता है। IHB जो होता है वो क्या होता है, कई बार इस तरीके से पूछ सकता है। तो आइडियल हीट बजट का मतलब होता है कि जितनी ऊर्जा आ रही है और जितनी ऊष्मा जा रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल हीट बजट बोलते हैं। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कुल आपतित ऊर्जा और कुल निष्कासित ऊर्जा में क्या होनी चाहिए, समानता बनी रहे। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीट बजट कहते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइडियल हीट बजट कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियल हीट बजट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जितनी ऊष्मा आई, जितनी भी ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा जितनी भी पृथ्वी पे आई और जितनी निष्कासित हो गई, तो आपतित ऊर्जा और निष्कासित ऊर्जा जब दोनों में समानता यानी बराबरी रहती है, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, आइडियल हीट बजट कहते हैं। यानी आइडियल हीट बजट कहा जाता है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जितनी ऊर्जा आई और जितनी चली गई, ये दोनों बराबर अगर रहे हैं तो क्या कहलाएंगी, आइडियल हीट बजट कहा जाता है। अब एक इसमें जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ता है, जो वायुमंडल के लिए जो ऊष्मा होती है, तो उसका जो प्रत्यक्ष स्रोत कौन होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल का जो है डायरेक्ट सोर्स कौन सा है, एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स कौन सा है। तो कई बच्चे क्या है, सन लगा देते हैं, कहते हैं सूर्य होता है। तो यहीं पे आपको समझना है कि सूर्य नहीं होता है, वायुमंडल का प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है, वो पृथ्वी होती है। जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण जाता है उससे ही क्या है, उसको ऊर्जा मिलती है, वो हम समझाते हैं आपको। तो अब आप समझिए कि इसमें जैसे कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि वायुमंडल, आप लिख सकते हैं इसको, चाहे तो लिखें, वायुमंडल के लिए ऊष्मा का स्रोत जो होता है वो प्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा नहीं होती, बल्कि क्या होता है, बल्कि पृथ्वी से जो ऊर्जा जाती है, पृथ्वी द्वारा निष्कासित जो ऊर्जा होती है, निष्कासित ऊर्जा जो होती है वही क्या होती है, वही होती है आपका इसका सोर्स होती है। यानी ये कह रहे हैं वायुमंडल के लिए ऊष्मा का स्रोत प्रत्यक्ष तौर पर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं होती। प्रत्यक्ष तौर पर क्या होता है, पृथ्वी द्वारा निष्कासित ऊर्जा होती है, और जिसको क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। यही क्या है, यही वायुमंडल का डायरेक्ट सोर्स कौन है,
तो यही डायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स है। कैसा है? डायरेक्ट सोर्स। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट सोर्स कौन है? तो पार्थिव विकिरण है, और इनडायरेक्ट सोर्स हो जाता है आपका सौर विकिरण। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है, क्योंकि मैंने आपको पुरानी क्लास में समझाया था कि जैसे पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। तो 1 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं, यानी कि ऊंचाई पे बढ़ते हैं पृथ्वी की सरफेस से, तो आपको टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। क्या होता है? टेम्परेचर कम होने लगता है। तो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि प्रत्यक्ष सोर्स कौन है ऊर्जा का? पृथ्वी है, पृथ्वी ही है। अब पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर में कमी आने लगती है। तो इसीलिए क्यों आती है टेम्परेचर में कमी? क्योंकि हम अपने एनर्जी के सोर्स से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। कोई भी जगह हो जहाँ भी एनर्जी के सोर्स से दूर जाओगे, कभी भी आप सभी इतना तो कॉमन सेंस रख ही रहे हैं कि जैसे जैसे ऊर्जा के स्रोत से दूर जाएंगे वैसे ही हमारी क्या होता है? तापमान जो है कम होने लगता है। तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? 6.5 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट सोर्स क्या है हमारा? पार्थिव विकिरण है, यानी पृथ्वी से जो ऊर्जा जा रही है, वापस जा रही है, वो हमारा सोर्स जो होती है वो डायरेक्ट सोर्स होता है। अब डायरेक्ट सोर्स है, मैंने बताया कि पृथ्वी से जितनी ऊर्जा आती है वो चली जाती है। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो क्या होती है? पृथ्वी जो होती है, एक सेकेंड, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी किस तरीके से काम करती है? तो एक जो है बॉल के रूप में, यानी खुले तंत्र के रूप में काम करती है। किस तरीके से? खुले तंत्र के रूप में काम करती है। खुला तंत्र का मतलब है कि कोई भी चीज़ आ सकती है, कोई भी चीज़ जा सकती है। तो खुले तंत्र के रूप में काम करती है, इसीलिए जितना ऊर्जा आती है उतनी ही वायुमंडल में चली जाती है। लेकिन आजकल आप पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो तापमान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम ऐसी चीज़ें कुछ कर रहे हैं जिससे जितनी ऊर्जा आ रही है उतनी जा नहीं पाती। तो जितनी आती है उतनी जा नहीं पाती, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। उस वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि वैश्विक तापन होता है। वैश्विक तापन हमारा बढ़ रहा है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो किस वजह से होती है, वो सारी चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से जब वो खुले तंत्र के रूप में काम करती है, लेकिन जब उसकी ऊर्जा जितनी आती है और वो जा ना पाए, तो उसी को हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की घटना क्या है? ग्लोबल वार्मिंग जो होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो घटना क्या होती है? अगर ग्लोबल वार्मिंग आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब क्या होता है कि 100% जैसे ऊर्जा आ रही थी और 100% जानी चाहिए थी, लेकिन कोई एक कंडीशन गड़बड़ी ऐसी हो गई जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो 100% जा नहीं पा रही है। तो जा नहीं पाती, इसीलिए क्या होता है? टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विसंगति बोलते हैं, यानी एनोमली बोलते हैं, विसंगति बोलते हैं। जब जब जितनी 100% जो 100 यूनिट मान लेते हैं हम आ रही थी, वो नहीं जा पाती और उसमें जो है दिक्कत आ जाती है। और दिक्कत क्यों आती है? तो आप सभी जानते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही हैं? जैसे जैसे बढ़ रही हैं, जैसे आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूँ, जैसे CO2, मीथेन, ये क्या है? सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आप सभी जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे बढ़ेंगी, जैसे जैसे बढ़ती है इनकी मात्रा वायुमंडल में, जैसे जैसे बढ़ती है इनका परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे ही ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं कि जो टेम्परेचर होता है इसको एब्जॉर्ब करती हैं। और एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है? एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी 100 यूनिट आ रही थी वो जाती कितनी है? मान लेते हैं 90 जा रही है, 100 आ रही है। तो 10 यूनिट जो है वो क्या है? ऑब्जर्व कर ली जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस के ज़रिए अपने अंदर सोख ली जा रही है। तो इसी सोखने की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि वैश्विक तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्विक तापन कहते हैं। तो यही वैश्विक तापन की घटना है कि जितनी आनी चाहिए थी उतनी ही जानी चाहिए थी।
लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ोतरी की वजह से क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसका कुछ परसेंटेज जो होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है। और यही बढ़ोतरी क्या दिखा रही है वर्तमान में, तो यही हमें दिखाती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या समस्या होती है, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि क्यों अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किस किस पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपको मैं कुछ कुछ आपके इफ़ेक्ट बताता हूँ इसके। जैसे आप सभी समझ रहे हैं कि अब इससे ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपके जो हिमनद होते हैं, हिमनद या ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, तो ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलने लगते हैं। क्या होगा, पिघलने लगेंगे। दूसरी घटना क्या देखने को मिलेगी, इसी के साथ आपको समुद्र का स्तर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, समुद्र का स्तर क्या होगा, बढ़ जाता है। और फिर क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो नदियों का जो है जल स्तर में कमी आएगी, समझ रहे हो। तो नदियों के जल स्तर में क्या होगा, नदियों के जल स्तर में कमी देखने को मिलेगी, नदियों के जल स्तर में कमी आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हिमनद पिघल जाएंगे, पिघलने के बाद समुद्र में चले जाएंगे, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन जो नदियों को जितना पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, तो उनका जो है स्तर जो है कम हो जाता है। इसी के साथ आप सभी समझते हैं कि प्रवाल भित्ति जो हम पर्यावरण में आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्रवाल भित्ति जो होती हैं इसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें भी क्या होगा, कमी आएगी, क्योंकि ये टेम्परेचर को, ज़्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती हैं, आप सभी जानते हैं। और इसके साथ ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीवों में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो जलीय जीवों में कमी आ जाएगी, जलीय जीवों में कमी। और इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपको मैंग्रोव वन जो होते हैं उनमें भी कमी देखने को मिल सकती है। तो मैंग्रोव वन में कमी, तो कई सारे इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, कई सारे पड़ेंगे। जीव जंतुओं पे तो पड़ेंगे ही, जीव जंतुओं पे कमी तो उसके बारे में तो है ही, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनकी वजह से जीवों पे भी जो है परिवर्तन नेगेटिव देखने को मिलेंगे। अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं अपना टेम्परेचर का। तो तापमान को अब हम अगले टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तापमान क्या होता है, तापमान क्या है, किस तरीके से परिवर्तन होता है पृथ्वी पे, किस तरीके से अलग अलग तापमान पे जो है इफ़ेक्ट पड़ते हैं, वो सब हम समझने वाले हैं। तापमान को नया चैप्टर आप बना सकते हैं, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है ये पहले समझ लेते हैं कि किसी भी अगर वस्तु में अगर आप ऊष्मा की मात्रा देखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे किसी वस्तु में क्या होना चाहिए, किसी वस्तु में अगर आप इस तरीके से देखें कि लिखना चाहें तो किसी वस्तु में ऊष्मा की माप अगर होती है, कि ऊष्मा की माप अगर चेक कर लें तो उसी को क्या बोलते हैं, तो किसी वस्तु में ऊष्मा की माप तापमान कहलाती है। क्या कहलाती है, तापमान कहलाती है। तो किसी वस्तु में ऊष्मा की माप जो होगी, हीट जितनी होगी, वही एक तरह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर होता है। अब ये टेम्परेचर का वितरण किस तरीके से होता है, तो तापमान का वितरण पृथ्वी पे आपको कैसे कैसे देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। तो पृथ्वी का वितरण जो होता है वो कैसे होता है, कौन कौन इसमें फैक्टर काम करते हैं, किस किस वजह से ये परिवर्तित होता है, वितरण किस तरीके से इसका पढ़ा जाएगा, तो वो हम समझेंगे। तो इसका वितरण बेसिकली दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। एक तो पहला तरीका आपको जानना है कि हॉरिजॉन्टल जो पैटर्न क्या होता है वो जानना है, तो हॉरिजॉन्टल तरीका जानेंगे। हॉरिजॉन्टल तरीका जानेंगे यानी कि स्थानांतरण देखेंगे या परिवर्तन देखेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बेसिकली। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण देखेंगे हॉरिजॉन्टल। इसको क्षैतिज बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, तो क्षैतिज हिंदी में लिख सकते हैं, क्षैतिज। और ये आपका हम वर्टिकल पढ़ेंगे, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे यानी वितरण इसको बोलते हैं। तो आपका ये कैसा होता है, तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ने वाले हम लोग। तो ये आपको दोनों बातें समझनी है कि किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इनमें किस तरीके से हॉरिजॉन्टल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला तरीका इसमें पढ़ेंगे हम लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड यानी अक्षांश के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन देखा जाता है, वितरण देखा जाता है तापमान का। अक्षांश को समझेंगे
अक्षांश के हिसाब से कैसे कैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में अक्षांश जब पढ़ाया तब बताया भी है, उसी के हिसाब से हम चीज़ें इसमें भी समझने वाले हैं। इसके साथ दूसरा हम देखेंगे कि अगर समुद्र से दूरी बढ़ेगी, तो समुद्र से अगर दूरी बढ़ रही है तो उसमें तापमान किस तरीके से परिवर्तित होगा, वितरण होगा, उसका देखा जाएगा। तो समुद्र से दूरी के हिसाब से भी देखेंगे हम। और तीसरा तरीका हम समझेंगे कि अगर हम स्थल और जल के बीच में अगर ऊष्मा का परिवर्तन देखें तो वो उसके हिसाब से भी हम समझेंगे कि अगर जो आपका स्थल है और जल है उन दोनों के बीच में कैसे कैसे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, उससे क्या परिवर्तन पड़ेगा टेम्परेचर पे, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो तीसरा क्या तरीका हो सकता है आपका, तो स्थलीय एवं जलीय सतह के बीच में के बीच क्या होना चाहिए, विभिन्न ऊष्मा। तो ये विभिन्न ऊष्मा यानी कि अलग अलग ऊष्मा जो है पानी और जल में और इसमें क्या नाम स्थल में देखी जाएगी, और इसके हिसाब से टेम्परेचर को हम समझने वाले हैं। ऐसे ही हम देखेंगे ढाल की एक अभिमुखता बोलते हैं, ढाल एस्पेक्ट ऑफ लाइट जो है एस्पेक्ट ऑफ स्लोप बोलते हैं। तो ढाल की अभिमुखता बोलते हैं, इसको हम समझेंगे, आसानी से समझ में आपके आ जाएगा। ढाल की अभिमुखता क्या होती है, ढाल की अभिमुखता क्या होती है, मुखता यानी मुख। तो अगर जिस तरह ढाल का मुख होगा उस तरफ कैसे परिवर्तन होगा टेम्परेचर का, उसको हम समझने वाले हैं। कुछ इसमें टफ नहीं है, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आप ये पहले समझ लीजिए कि कौन से कारक हैं जिसकी वजह से तापमान परिवर्तित होता है। तो अगला हम तरीका पढ़ेंगे प्रचलित पवनें जो होती हैं, प्रचलित पवनें। तो प्रचलित पवनें हम समझेंगे कि इनसे किस तरीके से तापमान में और परिवर्तन होता है। उसके अलावा हम जल धाराओं को भी समझेंगे, तो उनसे कैसे परिवर्तन होता है। तो इन सब से हम परिवर्तन देखने वाले हैं, तापमान में किस तरीके से परिवर्तन आता है वो चीज़ें हम समझेंगे। वहीं वर्टिकल में हम समझेंगे जो क्या है कि किस तरीके से वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर में परिवर्तन आता है। तो जिसमें दो तरीके होते हैं, एक सामान्य ताप ह्रास दर होती है, सामान्य ताप ह्रास दर, इसको हम बेसिकली नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखिएगा, नॉर्मल लैप रेस। तो नॉर्मल लैप्स रेट इसको बोलते हैं। और दूसरा तरीका होता है आपका एडियाबैटिक, दूसरा तरीका होता है आपका एडियाबैटिक। तो आप इधर लिख लीजिए एडियाबैटिक, यानी कि ADIABATIC, और इसको लैप्स रेट। तो इसमें इस तरीके से आप दोनों लिखिए। इनको हम समझेंगे कि ALR क्या है और NLR क्या है, यानी NLR और इधर आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो ये क्या है, इसको हम दोनों को समझने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सब बस ये मान के चलिए फिज़िक्स के थोड़े से टर्म हैं तो आपको थोड़ा अटपटे से लग रहे होंगे। तो इसके हिसाब से हम जो है तापमान का वितरण देखने वाले हैं पूरी पृथ्वी पे, कि कौन सी जगह पे किस तरीके से तापमान में परिवर्तन देखा जाता है। तो अब हम पहला तरीका जो आपका है, जो हम ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तरीके को देख रहे हैं, उसमें हम पहला तरीका पढ़ेंगे जो आपका हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल में हम पहला डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहला तरीका पढ़ने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका हॉरिजॉन्टल जो है उसमें हम पहला तरीका पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका कौन सा था, लैटीट्यूड, यानी लैटीट्यूड हम अक्षांश को समझने वाले हैं, और अक्षांश किस तरीके से तापमान में परिवर्तन दिखाता है उसको हम समझने वाले हैं। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री क्या है, ये विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा है। अब यहाँ से जैसे जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे दोनों तरफ मान के चलिए, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। लेकिन कैसे आती है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो सन रेज़ हैं, यानी सन से जो है किरणें आती हैं, तो जैसे जैसे इनका आपतन कोण होता है, आपतन कोण में जैसे जैसे कमी आती है वैसे ही इनके टेम्परेचर में भी कमी आती है। तो ये मैंने आपको पुरानी क्लासेस में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए।
और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ऐसे ही आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत लग रही है तो वो बताइए, तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप समझिए कि अक्षांश में वृद्धि होगी, अगर अक्षांश में वृद्धि होगी तो अक्षांश में वृद्धि अगर हो रही है, जैसे ये 0 डिग्री, फिर मान लेते हैं हम 23 डिग्री पे पहुँचे, फिर हम या 30 डिग्री मान लेते हैं, सीधे सीधे आपको वैसे ही समझाना चाह रहा हूँ, 60 डिग्री पे पहुँचे, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ अलग टेम्परेचर होगा, यहाँ अलग होगा, फिर 90 डिग्री पे अलग होगा। तो ऐसे टेम्परेचर आपको परिवर्तित देखने को मिलता है। क्यों होता है? क्योंकि आपतन कोण क्या हो रहा है, आपतन कोण में कमी आ रही है। तो आपतन कोण में कमी आ रही है, यानी अक्षांश में वृद्धि के साथ क्या होता है, आपका जो इंसिडेंस एंगल होता है, आपतन कोण होता है, आपतन कोण जो होता है वो उसमें क्या होती है, कमी आने लगती है। आपतन कोण में कमी आने लगती है, आप लिख लीजिए कमी। तो आपतन कोण में कमी आने लगती है, और फिर आपतन कोण में कमी आने की वजह से क्या होता है कि जो सूर्य तप होता है आपका, या सूर्य तप जिसको बोलते हैं, तो सूर्य तप या सूर्य तप जो होता है उसमें भी, सूर्य तप में भी कमी आने लगती है। मैंने आपको पुरानी क्लास में ये कायदे से बताया हुआ है, सूर्य तप क्या है, आपतन कोण क्या है, तो पूरी डिटेल हमारी चर्चा हुई है। तो आपतन कोण में कमी आने की वजह से सूर्य तप में कमी आती है, और सूर्य तप में कमी आएगी तो आप सभी समझ रहे हैं कि जो आपका एवरेज टेम्परेचर होगा उसमें भी क्या होगा, उसमें भी कमी आएगी। तो एवरेज टेम्परेचर में भी कमी आती है। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि अक्षांश के बढ़ने पर आपतन कोण में कमी आती है, उससे सूर्य तप में कमी आती है, और उससे क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। तो पहला तरीका क्या हुआ कि अक्षांश अगर बढ़ रहे हैं, अब इस तरीके से आप बना सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं, एक बॉक्स बनाइए जिसमें लिख सकते हैं आप निम्न अक्षांश, तो क्या होगा, अधिक सूर्य तप होगा, यानी अधिक तापमान होगा। और अगर दूसरा तरीका आप बनाइए कि उच्च अक्षांश, अगर उच्च अक्षांश है यानी कि ज़्यादा अक्षांश है, तो क्या होगा कि आपका निम्न तापमान होगा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये वाला जो अक्षांश क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर ज़्यादा अक्षांश है यानी उच्च अक्षांश है, जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, वहाँ पे टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको 10 डिग्री, 20 डिग्री, जो है 0 डिग्री, 15 डिग्री, इन सब पे देखने को ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा तरीका समझ लेते हैं, जो आपका है, जो जलीय स्तर और स्थलीय स्तर के बीच में जो स्थल है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं कि जो आपको मैंने दूसरा तरीका बताया उसमें हम जलीय, पहले अगर चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं कि जलीय और स्थलीय के बीच में क्या रहा था, के बीच विभिन्न ऊष्मा, डिफरेंशिएट हीट बोलते हैं इसको, तो डिफरेंशियल हीट या डिफरेंशिएशन हीट बोलते हैं। तो उसको इस तरीके से ही आप लिख लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसको क्या समझना है, आप इसमें क्या समझना है, क्या चीज़ें जाननी है, तो मैं वो 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। ऐसे मैंने ये पुरानी क्लासेस में आपको बता दिया है, लेकिन आप जो है इसमें एक टर्म होता है, वैसे आप इस तरीके से एक बनाइए मेरे साथ एंगल, कि अब हम दो सिचुएशन देखेंगे। 2 सिचुएशन के हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जल और स्थल में अगर हमारी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है तो किस तरीके से तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं ये दिन का समय है, दिन का समय है यानी डे टाइम है, तो दिन का समय है, डे का दिन है यानी, ठीक है, या इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि दिन का समय, तो दिन का समय, तो दिन का समय है, ठीक है, यानी कि सन या ड्यूरिंग द डे है, तो सन का टाइम है। तो सन के टाइम में क्या होता है, सन निकलता है जब, तो ये लैंड का वाला पोर्शन है, मान लेते हैं ये लैंड है, और इधर क्या है आपका, इधर आपका समुद्र है या समीर है या ओशियन है, ठीक है, ये क्या है, ओशियन है यानी समुद्र है, ठीक है। तो 2 तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं पहले दिन का समय ले रहा हूँ, आप इससे दिमाग लगा सकते हैं कि आप आसानी से चीज़ें समझ जाए। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपका लैंड है और
अब क्या है कि मान लेते ये सन है और सन से क्या है, रोशनी आ रही है। अब ये रोशनी दोनों जगह सेम टाइप से पड़ रही है, पानी में भी सेम टाइप पड़ रही है और स्थल में भी सेम टाइप से पड़ रही है। तो सेम टाइप से जब पड़ेगी तो आप सभी जानते हैं कि जो ज़मीन पर जब आपकी जो रेडिएशन आएंगी, सूर्य की जो किरणें आती हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि दिन में जो दिन का समय है, सूर्य अगर जैसे पड़ रहा है दिन में, तो इससे क्या होगा कि जो है लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी और पानी जो है देर में गर्म होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है और इसकी क्या होती है, कम होती है। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर यहाँ पे लैंड का टेम्परेचर दिन के समय पे ज़्यादा हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है पानी का क्या होगा, टेम्परेचर होगा कम। यानी कि पानी जो होता है वो भूमि की कंपैरिजन में, भूमि की तुलना में देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। इतना तो आप सभी समझते होंगे कि लैंड जो है वो देर में जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। पानी जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, यानी देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। तो अब दिन का समय है और इस पर रोशनी पड़ रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। और मैंने पुरानी क्लास में बताया है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो कहीं पे तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, यानी निम्न दाब बनता है। तो निम्न दाब का क्षेत्र होता है ये, ठीक है। तो निम्न दाब होता है। अब जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर बनता है, यानी कि दाब जो होगा वो उच्च होगा। तो उच्च दाब यहाँ पे होता है, तो उच्च दाब यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जब आप सभी जानते हैं कि जो आपकी हवाएं होती हैं, जो भी आपकी हवाएं चलती हैं, वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। हवाएं जो हैं किधर चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिन में टेम्परेचर लैंड पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और पानी में जो है टेम्परेचर कम देखने को मिल रहा है। तो हवाएं किधर चल रही हैं, समुद्र से भूमि की तरफ चल रही हैं, समुद्र से भूमि की तरफ चल रही हैं। तो इन्हीं हवाओं को क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज इनको कहा जाता है, यानी कि इनको समुद्री समीर कहा जाता है। समुद्री समीर यानी हवाएं, तो समुद्री समीर इनको कहा जाता है। यानी दिन में कौन किस तरीके की आपकी हवाएं चल रही हैं, तो समुद्री समीर चल रही है, यानी सी ब्रीज चलती है। अब ये सिचुएशन अगर आप समझ गए, दोबारा मैं इसको कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे दिन का समय है, रोशनी पड़ रही है, रोशनी में क्या होता है, भूमि जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। लेकिन दिन का समय है तो अभी हम समझ रहे हैं कि दिन में जो है जल्दी गर्म हो गई, यानी भूमि जो है जल्दी गर्म हो गई। ऐसे ही पानी जो है देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। लेकिन दिन का समय है तो हम समझ रहे हैं कि ये पानी जो है देर में गर्म होगा, तो भूमि का टेम्परेचर क्या होगा, अभी ज़्यादा होगा और पानी का टेम्परेचर अभी क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो लो प्रेशर बनेगा, मैंने बताया हुआ है पुरानी क्लासेस में। टेम्परेचर क्या, सॉरी दाब क्या होगा, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, यानी कि लो प्रेशर बनेगा। ऐसे ही जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, यानी उच्च दाब बनेगा। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। हवाएं किस तरफ चलती हैं, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। तो उच्च दाब से निम्न दाब तरफ चल रही हैं, तो अब ये किधर से किधर को चल रही हैं, तो ये सी से, यानी समुद्र से, इसको सी या ओशियन या सी बोल सकते हैं। तो सी से कहाँ चल रही हैं, लैंड की तरफ चलती हैं, इसीलिए इसको सी ब्रीज कहा जाता है। अब इतना समझ गए तो अब मैं दिन का समय लिया था, अब हम रात का समय लेते हैं। तो रात के समय की बात कर रहे हैं, रात का समय। अब रात हो गई है और रात में क्या होता है, मून आता है। तो मून आता है, अब मून के हिसाब से समझिए कि मून की रोशनी पड़ रही है। रोशनी से उससे कोई मतलब है नहीं वैसे, पर ये मान के चलें कि मून है। अब ऐसे ही दो सिचुएशन लेते हैं, इधर हम क्या रखते हैं, लैंड रखते हैं यानी भूमि रखते हैं, और इधर ही क्या रखते हैं, इधर हम सी रखते हैं यानी समुद्र रखते हैं। तो ये क्या है, आपका सी है और इधर आपकी भूमि है। तो मैंने बताया कि लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म होती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। पानी देर में गर्म होता है तो देर में ही ठंडा होता है। तो अब देखिए कि रात होगी तो लैंड क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम हो गया। लेकिन यहाँ पानी है और पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता है, तो भूमि की कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। भूमि की तुलना में क्या होगा, इसका तापमान ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा बनेगा,
यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा यानी कि निम्न दाब बनेगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा यानी कि उच्च दाब बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि हवाएं किधर से किधर चलती हैं, तो यहाँ हवाएं किधर से किधर चल रही हैं, हवाएं जो हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चल रही हैं। तो हवाएं जो हैं निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ चलती हैं। तो रात के समय जो हवाएं चलती हैं वो किधर से किधर चल रही हैं, तो वो इनको क्या बोलते हैं, इनको स्थल समीर बोलते हैं। इनको स्थल समीर कहा जाता है। तो इनको क्या बोलते हैं, स्थल समीर कहा जाता है, यानी कि जो है आपकी ज़मीन की तरफ से यानी कि लैंड की तरफ से सी की तरफ चलने वाली हवाएं स्थल समीर कहलाती हैं। तो ये दो सिचुएशन आप समझ गए होंगे। इनको ही इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लैंड ब्रीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज यानी स्थल समीर इनको कहा जाता है। तो ये दो सिचुएशन आपको देखने को मिलती हैं तापमान में परिवर्तन की वजह से। अगर दिन में तापमान है तो आप स्थल समीर की जगह सी ब्रीज चलेंगे, और रात के समय कौन सी चल रही हैं, स्थल समीर चल रही हैं यानी लैंड ब्रीज चलती है। तो मुझे लगता है ये बात आप भी समझ गए होंगे। अब हम अगले जो है आपका कारक पे चलते हैं, वो देखते हैं किस तरीके से तापमान में परिवर्तन देखा जाता है। तो अब हम तीसरा टॉपिक जो आपका कारक है वो समझें। तो उसमें हमने जाना था कि समुद्र से दूरी है उसके बारे में हम समझ रहे थे। तो समुद्र से यानी डिस्टेंस फ्रॉम सी, एक सेकेंड, हम इस तरीके से समझ रहे थे समुद्र से दूरी। तो इसमें क्या होता है, समुद्र से दूरी का जो है किस तरीके से टेम्परेचर में जो है डिफरेंस देखा जाता है, टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हम समझेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मान लेते हैं ये क्या है, ये लैंड है, और इधर क्या है आपका, इधर पानी है यानी कि सी है, इधर समुद्र है। तो ये समुद्र है, ये सी है, ये क्या है, सी है। तो अब एक बात समझिए कि ये जो कोस्ट, ये क्या होगा, ये तटीय क्षेत्र होंगे, ये तटीय क्षेत्र है, और इसके आगे जो है मान लेते पूरा लैंड का एरिया है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये लैंड है, और इधर क्या है आपका समुद्र है। तो जब भी डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब है, समुद्र से दूरी का मतलब है कि ये जो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन देखा जाता है। और टेम्परेचर में हम क्या होता है, उसमें परिवर्तन देखते हैं कि टेम्परेचर एक समय ज़्यादा होगा और एक समय टेम्परेचर कम होता है। तो ये परिवर्तन देखा जाता है अगर दूरी बढ़ने पे ऐसा होता है तब, यानी कि दोनों में जो आपकी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में जो अंतर आता है वो बढ़ जाता है। जैसे गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। तो टेम्परेचर मतलब इस तरीके से देखा जाता है। तो समुद्र से दूरी बढ़ने पे, अब जैसे मैं 3 बातें आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, पहली बात ये, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, ना तो टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ होता है, ज़्यादा होता है, मतलब हाई होता है, और ना ज़्यादा लो होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा देखने को मिलता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो मॉडरेट टेम्परेचर आपको तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, यानी ना तो ज़्यादा होगा, यानी टेम्परेचर क्या होता है, ना तो ज़्यादा होता है, तो ना तो ज़्यादा होता है, और क्या है, और ना ही ज़्यादा कम होता है। यानी आपको एक जैसा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एक समान टेम्परेचर लगभग देखने को मिलता है। तो एक जैसा टेम्परेचर जहाँ देखने को मिलता है तो उसी को हम मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं, एक जैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे आपको जो भारत है उसके जो तटीय क्षेत्र हैं, जो आपका ये वाले एरियाज़ हैं, ये वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे आपको ऐसे ही टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक समान टेम्परेचर रहते हैं कि अगर 20 डिग्री पड़ रहा है गर्मी में, तो सर्दी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18-15 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी अगर जो मान लो कि गर्मी में आपको हाईएस्ट गर्मी जब नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे जब 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आपको 25 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। ऐसे ही सर्दियों में यहाँ पे जब 10 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है सर्दी में, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 डिग्री के बीच में फिर भी टेम्परेचर रहता है। तो इसमें ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, इन एरियाज़ में ज़्यादा परिवर्तन देखने को
नहीं मिलता। यहाँ पे लगभग एक जैसे टेम्परेचर रहते हैं, इसीलिए इसको कैसा बोलते हैं, तो मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जो आपके तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कैसा टेम्परेचर देखा जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट देखा जाता है। नहीं तो वहाँ पे ना तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और ना ज़्यादा घटता है, तो एक जैसा टेम्परेचर वहाँ देखने को मिलेगा। तो कैसा टेम्परेचर है यहाँ, तो मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, पहली बात आप समझ गए। दूसरी, जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, आप ये समझिए कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर में क्या होगा, चरमता देखने को मिलती है। चरमता का मतलब हुआ उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डिफरेंस देखने को मिलता है तो वहीं पे आपको एक चीज़ समझ में आती है, यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है। तो एक नाम देते हैं स्थलीय प्रभाव, इसको बोलते हैं, इसको स्थलीय प्रभाव बोलते हैं। यानी स्थलीय प्रभाव को इंग्लिश में आप चाहें तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, फिर से बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट या स्थलीय प्रभाव। स्थलीय प्रभाव का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर जो है समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आपको अगर डिस्टेंस फ्रॉम इंक्रीज होती है, डिस्टेंस, एक सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीज, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो तापमान में क्या होता है, तो तापमान में चरमता आती है, चरमता आती है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझाया कि जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर में, तापमान में जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में टेम्परेचर जो डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि जो ज़मीन से दूर के क्षेत्र हैं, इधर के एरिया जो हैं, तो दूर के क्षेत्रों में क्या होगा, टेम्परेचर जैसे सर्दी में बहुत कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो अब ये जो तापांतर है, जो दैनिक तापांतर होता है वो ज़्यादा होता है। तो वही क्या है आपका, यही आपका प्रभाव होता है कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर इस तरीके से आप चाहे लिख सकते हैं कि अगर दूरी बढ़ रही है तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर समुद्र से दूरी बढ़ने पर तापांतर क्या होता है, तापांतर बढ़ता है। इतनी बात आपको लिखनी है, तापांतर बढ़ता है। तापांतर क्या चीज़ है कि जब दो जगह के टेम्परेचर देखे जाएं, दो समय के टेम्परेचर देखे जाएं, और अगर उनमें जो है, जैसे मान लो एक ही जगह है, ये इंडिया है, एक सेकेंड, ये मान लो भारत का नक्शा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाते हैं कि जैसे ये भारत है, अब ये इंडिया है और इसमें टेम्परेचर तापांतर का क्या मतलब होगा कि जैसे ये नॉर्थ इंडिया है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, ये पूरा नॉर्थ इंडिया है। अब ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, एक सेकेंड, ये आप सभी जानते हैं कि पूरा नॉर्थ इंडिया है, तो पूरा नॉर्थ इंडिया है। अब इसमें क्या होगा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर हम ये एक चीज़ देखें, इसमें टेम्परेचर को समझने की कोशिश करें, तो शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम तापांतर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सर्दी में और गर्मी में आपका 40 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का है।
तो 30 डिग्री का टेम्परेचर है, डिफरेंस है, तो इसी को क्या बोलेंगे, तापांतर कहते हैं। कि इन दोनों के बीच में तापमान में कितना अंतर आया, तो 30 डिग्री का आया। वैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पे समझते हैं कोस्टल एरिया में अगर देखें तो यहीं कोस्टल एरिया में शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अगर तापमान में अंतर देखा जाए, तो अगर दोनों में देखें तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है आपको मान लेते हैं 15 डिग्री या 18 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। और ग्रीष्म ऋतु में आपको 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं ये वाले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो आपको कितना देखने को मिल रहा है, 15, 22, 7 बच रहा है। तो इनमें 7 डिग्री का ही डिफरेंस है और यहाँ आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री का डिफरेंस है। यानी ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि अगर जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी, वैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, इसको टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या होगा, वो बढ़ता जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ बढ़ेगा, अगर समुद्र से दूरी बढ़ेगी तब। तो ये भी तरीका आप समझ गए। ऐसे ही टेम्परेचर डिफरेंस के ही मामले में हम एक चीज़ बात कर लेते हैं कि मेघाच्छादन यानी बादलों का जो प्रभाव पड़ता है वो भी कुछ इसी तरीके से पड़ता है। तो मेघाच्छादन का प्रभाव भी समझ लीजिए, उससे भी आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से तापमान का प्रभाव पड़ता है। मेघाच्छादन का प्रभाव क्या मतलब है कि जैसे आपको जो सी से अगर आप जो है बढ़ते जाएंगे आगे, क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो मैं 2 चीज़ कोशिश करता हूँ आपको बताने की। पहली चीज़ कि मान लेते हैं ये जो आप सभी जानते हैं कि सी में क्या होता है, सी से एवोपरेशन होता है। सी से क्या होता है, एवोपरेशन होता है, यानी बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण होता है, आप सभी जानते हैं। पहली कंडीशन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी से अगर सी में देखें तो आप जो है एवोपरेशन सबसे ज़्यादा होता है, एवोपरेशन हो रहा है। इससे एवोपरेशन यानी बाष्पीकरण से क्या होता है, वाटर वेपर बनते हैं। तो वाटर वेपर कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। ठीक है, वाटर वेपर क्या होता है, यानी कि जो आपकी वाटर वेपर कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। जो आपकी जलवाष्प है, इसी को वाटर वेपर को क्या बोलते हैं, जलवाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जलवाष्प है, उसमें क्या होता है कि वायुमंडल में जाता है और ये वायुमंडल में ठंडे होकर क्या बनाते हैं, बादल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड बनाते हैं तो वर्षा होती है। तो अब आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि जैसे जैसे बाष्पीकरण अगर मैक्सिमम होगा, अगर बाष्पीकरण मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, बाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेंगे, उससे क्या होगा, बादल ज़्यादा बनेंगे। लेकिन अगर हम एक कंडीशन दूसरी सोचें, ये पहली सिचुएशन थी, दूसरी सिचुएशन आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम डिस्टेंस ले लें, इंक्रीज़ कर दें समुद्र से, यानी यहाँ से हम अगर दूरी बढ़ा दें, दूरी बढ़ाने पर अगर इस तरीके से दूसरी कंडीशन समझिए, दूरी बढ़ाने या बढ़ने पर, इस तरीके से लिखिए, दूरी बढ़ने पर अगर मान लेते हैं दूरी बढ़ने पर क्या होगा, दूरी बढ़ने पे क्या होगा, समुद्र से दूरी बढ़ने पे, तो आप देखेंगे कि आपके जो है वाटर वेपर कम बनेंगे। तो वाटर वेपर कम बनेंगे, ठीक है, पहली बात, वाटर वेपर क्या होगा, कम बनेगा। और कम बनने की वजह से क्या होगा, क्लाउड क्या होंगे, यानी बादल क्या होंगे, तो बादल भी क्या होंगे, कम बनेंगे। तो इससे क्या होगा, वर्षा कम होगी। तो एक ये सिचुएशन ऐसी आपको देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाएंगे तो आपको पानी यानी वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। और ये सभी आप जो है मैप से समझ चुके हैं, आप मैप से जानते ही हैं इंडिया के कि जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, तो जो समुद्र के पास का एरिया होते हैं यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश होती है। आप सभी जानते हैं ये हिमालय का पोर्शन, ये आपका मेघालय के पास का पोर्शन है, तो ये भी समुद्र के पास में है। तो समुद्र के पास के एरिया में बारिश ज़्यादा तेज़ होती है। क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वाटर वेपर ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए क्लाउड ज़्यादा बनते हैं, क्लाउड ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने आपको बताया ऐसे ही जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे, दूरी बढ़ते हैं, समुद्र से दूरी जैसे बढ़ती है तो क्या है, दूरी बढ़ने पर क्या होता है, वाटर वेपर कम होते जाते हैं, कम होने की वजह से बादल कम होते जाते हैं और वर्षा क्या होती है, फिर
तो वर्षा में भी कमी देखने को मिलती। और यहीं पे हमने बताया कि वर्षा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दो सिचुएशन आप समझ रहे हैं कि जैसे दूरी बढ़ेगी तो पानी में भी, वर्षा में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसे ही एक और सिचुएशन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप मान लेते हैं कि दिन का समय है और दिन के समय पे बादल छाए हुए हैं। दिन का समय है और बादल छाए हुए हैं। तो दिन के समय पे बादल छाए हुए हैं और सन से जब रेडिएशन आती है, सन से जैसे मान लो रेडिएशन आ रही है, तो ये रेडिएशन क्या होगा कि नहीं आ पाएंगी वापस और ये सोख लिए जाएंगी इसी के ज़रिए। तो क्या होगा, टेम्परेचर हमको कम मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा। तो पहली सिचुएशन हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमें कितना टेम्परेचर मिला, 30 डिग्री। दिन का समय है ये, ठीक है, दिन के समय हम समझ रहे हैं क्योंकि हमारा सूर्य कब निकल रहा है, दिन में ही निकलेगा। अब एक दूसरा कंडीशन यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बादल नहीं है, कोई बादल नहीं है, पक्षी उड़ रहे हैं आराम से, मस्त उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे साफ़ मौसम है। साफ़ मौसम में क्या हो रहा है कि सन रेज़ आ रही हैं, यानी सूर्य की किरणें धरती पे आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। आप सभी समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी सीधी सीधे किरणें आई, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ पे बादलों ने इसको जो है रोक लिया था, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर कम था। तो एक कंडीशन आप समझ पाए कि अगर मौसम साफ़ होगा, साफ़ मौसम होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बादल होंगे तो टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब बादल हो जाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखिए, ये तो दिन का समय था, लेकिन अगर रात की बात करें, नाइट की बात करें, अगर नाइट में मान लेते हैं कि यहाँ बादल हैं, नाइट में एक जगह पे बादल हैं, ये लैंड है। तो जब आप सभी समझते हैं कि जब जो है ऊष्मा आती है, जब विकिरण आती हैं सूर्य से, दिन में मान लो किरणें आई, तो ऊष्मा जाएगी भी तो वापस भी जाएगी। तो जब ऊष्मा वापस जाती है पृथ्वी से, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाती है, ऊष्मा वापस जाती है, तो ये बादल क्या करते हैं, इसको जाने नहीं देते और कुछ ही मात्रा इसकी बाहर जाती है और कुछ मात्रा वापस आ जाती है। तो क्या होता है कि वापस आ गई, आप समझ रहे हैं, वापस आने की वजह से क्या होगा, फिर से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 24 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है बादल की वजह से। 24-25 जो आप लिखना चाहें लगभग लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं 25 ही लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझना है कि यहाँ पर बादल हैं। तो क्या हो रहा है कि जितना ऊष्मा जा रही थी, बादल क्या करते हैं, कुछ मात्रा उसकी वापस कर देते हैं, कुछ मात्रा वापस भेज देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। यहीं पे रात में ही हम दूसरी सिचुएशन देख रहे हैं कि मौसम साफ़ है, रात आपकी जो है तारे वाली है, रंगीन है, मतलब साफ़ है। यहीं पे क्या है, पूरी ऊष्मा जो है बाहर चली जाती है, कोई भी ऊष्मा जो है वापस नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आप सभी समझ रहे हैं कि यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर होगा। तो एक दो सिचुएशन आप समझ पाए। पहली सिचुएशन दिन वाली थी, जिसमें अगर साफ़ मौसम है तो वहाँ पे सूर्य किरण जब आती है तो टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वहीं दूसरी तरफ बादल हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम रात की बात करें, अगर रात में बादल हैं तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहीं पर रात अगर साफ़ है तो वहाँ पर टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में, बादल वाली रात के कंपैरिजन में। यानी बादल वाली रात के कंपैरिजन में आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, और बादल वाली अगर रात है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो एक ये सिचुएशन आप समझ पाए कि तापमान अगर बादल के हिसाब से कैसे बदल रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन हम समझे थे कि जो वर्षा है वो कैसे बदल रही थी। तो वो दो चीज़ें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अगले हम अपने जो है फैक्टर यानी कारक पे चलते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन में जो लाता है वो। तो अगली हमारी सिचुएशन थी, वो हमारी कौन सी थी, ढाल की अभिमुखता। जिसको हम ढाल की अभिमुखता बोल रहे थे, उसको हम समझ लेते हैं। तो ढाल की अभिमुखता हम समझ लेते हैं। ढाल की अभिमुखता, इसमें कुछ है नहीं, आप आसानी से चीज़ें समझ जाएंगे। ढाल की अभिमुखता का सीधा सीधा मतलब है कि जिस तरफ ढाल होता है उस तरफ आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ढाल के विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। अब आप कह रहे होंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो, तो हमको थोड़ा अच्छे से समझाओ। जैसे मान लो मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ और आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लो ये भारत का मैप है,
और हम इस तरीके से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बस हम ऊपर का इसी हिस्से से समझ जाएंगे, तो इसीलिए मैं इतना ही बनाता हूँ आपके लिए। तो आप इसी से समझने की कोशिश करें। एक सेकेंड। तो ये आपको मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ये मैं इतना क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारा हिमालय जो है, वो हिमालय जो है इस तरीके से फैला हुआ, आप सभी जानते हैं, इस तरीके से फैला हुआ है। अब हिमालय के दक्षिण में, यानी इस तरफ, ये आपका कौन सा है, ये आपका दक्षिण साइड है, तो दक्षिण है। और इधर कौन सा है, ये उत्तर है। आप सभी जानते हैं, इतना तो समझ रहे होंगे। तो ढाल की अभिमुखता का क्या मतलब है कि इसका ढाल जो है वो इस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। हिमालय का जो ढाल है वो किस तरफ है, तो आपका दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अब उत्तर की तरफ देखें, ढाल जो है विपरीत दिशा में नहीं है उतना, तो आपको इस तरफ क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ की कंपेरिजन दक्षिण की कंपेरिजन में आपको कम देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे ठंडा एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगी। लेकिन अब अगर दक्षिण की तरफ देखें, तो भारत की अगर तरफ देखें, तो भारत की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पे सघन वन देखने को मिलते हैं। सघन वन देखने को मिलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है लैंड साफ़ रहती है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे जो है वन जो है या पूरा जंगल एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। वन, कई प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, तो वनस्पति का एक तरह से यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई होगी आपके कि अगर दक्षिण की तरफ ढाल, यानी कि आपको ढाल के हिसाब से समझना है कि ढाल जो होगा वो अगर किस तरीके से है, तो वो आपको डिसाइड करता है कि वहाँ पर टेम्परेचर कैसे होगा। तो ढाल अगर दक्षिण की तरफ है, तो वहाँ पे आपको दूसरी तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको सूर्य तप ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आपका उत्तर की तरफ ढाल है, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। जिस तरीके से आप हिमालय में देखते हैं, तो दक्षिण की तरफ आपको वनस्पति का विकास ज़्यादा देखने को मिलता है, और पूर्व की तरफ यानी उत्तर की तरफ आपको क्या है कि कम विकास देखने को मिलता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि आपका जो सूर्य तप है, सूर्य तप आपको किस तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा, दक्षिणी ढाल की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सूर्य तप ज़्यादा देखने को मिलेगा, सूर्य तप ज़्यादा होगा। और यहाँ पे उत्तर की तरफ सूर्य तप क्या होगा, तो सूर्य तप यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है। बस इतना ही परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। और आगे हम अगले कारक पे हम बढ़ जाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अगला कारक आपका कौन सा है, आप समझ सकते हैं, आपको देख सकते हैं। उसमें अगला कारक है कि हमारी जो प्रचलित धाराएं थी या प्रचलित पवनें थी, उनको हम समझ लेते हैं। तो प्रचलित पवनें या प्रचलित पवनें हम आपको एक चैप्टर अपने अच्छे से बताएंगे, अपने पूरे अच्छे से हम करने वाले हैं। धाराएं हम अलग से करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको धाराओं का जो रोल है, जो भूमिका है, तो वो हम आपको बताएंगे। बाकी धाराएं क्या हैं, पवनें क्या हैं, वो उसके लिए अलग से पूरी क्लास की जाएगी, उसके लिए आपको डिटेल से चर्चा की जाएगी। यहाँ पे अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ पवनें पता है और कुछ धाराएं पता हैं, तो वो किस तरीके से तापमान को बढ़ाती घटाती हैं, उसको हम समझने वाले हैं। उसके ज़रिए हम कैसे तापमान में परिवर्तन, वितरण उसका होता है, कैसे पवनें वितरण करती हैं, वो हम समझेंगे। तो मैं आपको एक हल्का सा वर्ल्ड का मैप बनाता हूँ आपके लिए, तो उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड आप मैप बना सकते हैं मेरे साथ, तो वो हम समझेंगे, और किस तरीके से परिवर्तन होता है वो हम समझेंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं मेरे साथ, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखने को मिलेगा। आपको ये देखने को मिलता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, और ये आपकी पनामा जो है यहाँ पे। इस तरीके से आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हम बढ़ेंगे आगे, ये आपको हल्के से समझना है बस, बाकी हम फुल डिटेल चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ पे आपको चीज़ें करनी है।
बाकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो आपके लिए ये वर्ल्ड मैप है एक तरह से। अब ये किस तरीके से इसमें हवाएँ पवनें जो हैं या जलधाराएँ हैं वो अपना रोल निभाती हैं, उसको हम समझने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, पवनें 3 प्रकार की होती हैं। तो वो हम पवनें एक तरह से समझेंगे। स्थानीय पवनें भी होती हैं, मौसमी पवनें भी होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं। उनके बारे में मैंने अपनी जो है इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा की हुई है। इसमें हम फुल डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है वही चैप्टर आने वाला है, तो उसमें भी बातें आपकी पूरी करी जाएंगी। बस आप यहाँ समझ लीजिए किस तरीके से ये तापमान के वितरण में भूमिका निभाते हैं। तो इसमें एक तरीके की ठंडी हवाएँ इधर से चलती हैं, यहाँ पे पवनें चलती हैं। इनको बिलिजार्ड पवनें कहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बिलिजार्ड बोलते हैं। तो बिलिजार्ड पवनें क्या होती हैं? कोल्ड होती हैं। कैसी होती हैं? कोल्ड पवनें होती हैं, कोल्ड विंड होती हैं। तो कोल्ड विंड से क्या होता है कि यहाँ का जो भी एरिया होगा, जो अमेरिका का एरिया होता है, वो क्या होता है? ठंडा हो जाता है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं कि जो ठंडी पवनें होंगी वो क्या करेंगी? किसी भी जगह के टेम्परेचर को कम कर देती है। तो बिलिजार्ड पवनें क्या होती हैं? ठंडी पवनें होती हैं, कोल्ड होती हैं। तो जब ये ठंडी पवनें किसी भी जगह पे चलती हैं तो वहाँ के तापमान को क्या करती हैं? कम कर देती हैं। ऐसे ही एक यहाँ से पवनें चलती हैं, यहाँ से पवनें चलती हैं, और इनको पवनों को चिनूक पवनें बोलते हैं। ये अमेरिका में चलती हैं, चिनूक पवनें। तो चिनूक पवनें जो चलती हैं तो ये किस तरीके की होती हैं? तो ये गर्म होती हैं, यानी कि इनको वार्म पवनें बोलते हैं। ये गर्म होती हैं। इसमें आप चाहें तो जैसे हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, वार्म या गर्म पवनें होती हैं। तो अब ये जब चलेंगी, तो जब वार्म चलेंगी तो क्या करेंगी? ये किसी भी जगह के टेम्परेचर को क्या कर देंगी? ये क्या करेंगी? टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो 2 सिचुएशन मैंने बताई कि अगर कोई भी गर्म हवा चल रही है, गर्म पवनें चल रही हैं, तो वो टेम्परेचर को क्या करेंगी? तो वो बढ़ा देंगी किसी भी जगह के टेम्परेचर को। और अगर कोई ठंडी चल रही है तो वो क्या करेगी? कम कर देगी। तो एक बात आप समझ में आ गई होगी आपको, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। आपने लिख लिया होगा तो लिख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका है। तो अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के परिवर्तन मैंने बताए। ये तो पवनें हो गई। कुछ पवनों को मैं और चर्चा कर लेता हूँ। जैसे इधर से पवनें चलती हैं, ठंडी पवनें, पेम्पेरो करके बोलते हैं इनको। तो पवनों को हम, जो गर्म पवनें हैं उनको हम उससे दिखा देते हैं। ये नीली पवनें हैं, मान लें ठंडी पवनें हैं। तो पेम्पेरो पवनें चलती हैं। कौन सी होती हैं? तो पेम्पेरो इनको बोलते हैं, या पेरू भी बोलते हैं। तो पेम्पेरो इसको आप लिख सकते हैं। तो पेम्पेरो, PERO। तो पेम्पेरो पवनें, विंड्स भी चलती हैं। अब ये ठंडी पवनें होती हैं, तो यहाँ के टेम्परेचर को क्या करेंगी? यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देंगी। ऐसे ही अगर जो है यहाँ पे जोंडा पवनें भी चलती हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी जगह के टेम्परेचर को ये कम कर देती हैं। अब ऐसे ही एक और 2 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इधर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका भूमध्य सागर है। आप सभी समझ पा रहे होंगे, भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। यहाँ से जब ये सिरोको पवनें चलती हैं, सिरोको, तो सिरोको पवनें चलती हैं, तो यहाँ पे जो यूरोप है, यहाँ के टेम्परेचर को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये भी गर्म पवनें हैं। इधर ही इसी तरीके से हरमेट्टन हवाएं हैं। तो यहाँ पे हरमेट्टन, इनको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। तो हरमेट्टन या इनको ही डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर को क्या करती हैं? थोड़ा बहुत ये अच्छा बना देती हैं, हरियाली टाइप का। हवाएं थोड़ा सा यहाँ पे जो है सुकून लोगों को देती हैं, सुकून देती हैं। इसी वजह से इनको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। तो इसीलिए इनको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो पवनें हैं वो किस तरीके के परिवर्तन कर रही हैं टेम्परेचर में, वो कम कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं। अगर गर्म है तो ज़्यादा कर देती है, ठंडी है तो कम कर देती है। तो परिवर्तन ऐसे देखने को मिलता है। तो ये भी वितरण को लाती हैं। अब हम जलधाराओं को समझते हैं कि कैसे जलधाराएँ जो हैं रोल निभाती हैं, कैसे जलधाराएँ जो हैं। ये आपका ग्रीनलैंड है, आप समझते हैं। तो इन्हीं के बीच से एक जो है जलधारा निकलती है, इसी को लेब्राडोर जलधारा बोलते हैं। तो लेब्राडोर जलधारा एक होती है, यानी कि इसको करंट भी बोलते हैं, लेब्राडोर करंट जो होती है। तो ये किस तरीके की है? तो कोल्ड करंट है, कोल्ड है, ठंडी है। तो ठंडी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जलधारा कहीं भी किसी क्षेत्र में जाएगी तो वहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगी? वहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगी? कम कर देगी। तो ये ठंडी जलधारा जहाँ भी जाएगी वहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगी? कम करेगी। ऐसे ही यहाँ पे एक और विंड्स जो जलधाराएँ चलती हैं। तो इधर आपकी नॉर्थ अटलांटिक सी, इसी में इस तरीके से बढ़ती है आगे।
इस तरीके से बढ़ती हैं और इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या इसको जलधाराएं बोलते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक और ड्रिफ्ट इनको नाम दिया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इनको नाम दिया जाता है। तो ये क्या करती हैं, ये गर्म होती हैं। तो ये गर्म होती हैं तो क्या है, कहीं का भी यानी किसी भी एरिया का जहाँ भी चलती हैं जैसे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो टेम्परेचर क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, यानी कि पूरा पश्चिमी यूरोप का टेम्परेचर क्या होता है, इससे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बंदरगाह वगैरह खुले रहते हैं, 12 मासी यहाँ पे बंदरगाह खुले रहते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक क्या कर रही है, गर्म है तो क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, टेम्परेचर को बढ़ा दे रही है। ऐसे ही लेब्राडोर जलधारा क्या है, ठंडी है तो किसी भी जगह के टेम्परेचर को कम कर दे रही है। तो ये सारे तरीके के आपको क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपके परिवर्तन जो तापमान का वितरण है वो किस तरीके से हो रहा है, किसी भी जगह पे किस तरीके से तापमान में परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ये तो हो गए सारे आपके हॉरिजेंटल। अब हम जो है वर्टिकल पे बात कर लेते हैं, जो आपके तापमान के वर्टिकल के तरीके किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो अब हम जो दूसरा तरीका समझने वाले हैं, आपका जो वितरण के जो कारक हैं उसी में, तो हमारा कौन सा है, तो आपका ऊर्ध्वाधर वाला था। तो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन उसको हम समझ रहे थे, या वितरण हम समझ रहे थे। तो ये चीज़ हम समझने वाले हैं। तो किस तरीके से परिवर्तन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो परिवर्तन होता है आपका जो शांत प्रकार का, मैंने बताया था कि सामान्य ताप ह्रास दर इसको बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर, इसी को नॉर्मल लैप्स रेट हमने लिखवाया हुआ है। और दूसरा मैंने बताया कि आपको एडियाबेटिक जो है आपका लैप्स रेट जिसको बोला था, तो इसको रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, इसको हमने ये नाम दिया। तो इन दोनों को समझते हैं, आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे, कोई टफ इसमें है नहीं। तो इसमें एक बात आपको मैं रिकॉल भी कराऊंगा, काफ़ी चीज़ आपको समझानी भी है, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। जैसे हमारी ये लैंड है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये हीट सोर्स के रूप में काम कर रही है, मान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हीट सोर्स का मतलब क्या हुआ, कि यहीं पे हीट सोर्स का मतलब क्या हुआ कि पार्थिव विकिरण यहाँ से जब जाता है, जब मैंने आपको पहले लिखाया हुआ है कि ऊष्मा का जो आपका प्रत्यक्ष स्रोत होता है, डायरेक्ट सोर्स कौन सा है, तो पृथ्वी से जो भी पार्थिव विकिरण जाता है, जो भी पृथ्वी से विकिरण जाती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में, वही हमारे क्या है, ऊष्मा का स्रोत होती हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर में कमी आती है। तो वो कैसे कमी आती है वही हमको समझना है। तो एक तो पहली मैं आपको चीज़ बता दूं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है, जितना पृथ्वी की सरफेस के पास देखेंगे वहाँ पे आपको जो है एयर के कण जो हैं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको ये कण जो हैं दूर दूर देखने को मिलते हैं, यानी कि बेगरे देखने को मिलेंगे। बेगरे मतलब दूर दूर देखने को मिलते हैं। इसमें घनत्व जो है, सघनता जो होगी वो कम होती जाती है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आपको, जैसे मान लेते हैं ये कंडीशन एक पहली है जो हमारी जो हम सामान्य ताप ह्रास दर पढ़ रहे हैं, तो इस समय कौन सी टाइप की चीज़ चल रही है, यानी शांत मौसम है, तो शांत वायुमंडल है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे तापमान में कैसे परिवर्तन आता है। तो शांत वायुमंडल है, अब इसमें हम समझते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि एक मैंने चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, तापमान में, टेम्परेचर में कमी आती है। और टेम्परेचर में कितनी कमी आती है, तो वो मैंने बताई थी 6.5 डिग्री सी क्या होगा, कम होता जाएगा जैसे जैसे हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से ऊपर जाते जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हम अपने सोर्स से क्या जा रहे हैं, एनर्जी का जो सोर्स है या हीट का सोर्स है उससे हम दूर जा रहे हैं, और दूर जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर में कमी आती है। दूसरा कारण इसका ये भी होता है कि जो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो हमारी जो घनत्व होता है, जो हमारा घनत्व होता है एयर का, वो भी कम हो जाता है। तो कम होता है तो क्या मतलब इसको कहते हैं कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ एयर,
वो क्या होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वो कम होती जाती है। यानी डेंसिटी ऑफ एयर, अब लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डिक्रीज विद क्या होगा, डिक्रीज विद अल्टीट्यूड, डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। यानी इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जो वायु होती है उसकी घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। यानी ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायु का घनत्व कम होता जाता है, इसीलिए टेम्परेचर भी क्या होता है 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर भी कम होता जाता है। तो ये तो हुआ शांत मौसम में। यानी इसको क्या कहना चाह रहे हैं, सामान्य ताप ह्रास दर जो कह रहे हैं हम लोग, उसमें कैसे कमी आ रही है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारा सोर्स से हम क्या जा रहे हैं, सोर्स से दूर जा रहे हैं। पहली बात हमने बोला कि जो हम स्रोत है हमारा ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत से दूर जा रहे हैं। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा के स्रोत से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो ऊर्जा का प्रत्यक्ष जो भी हमारा सोर्स है वो क्या है, पृथ्वी है। ये मैंने इसीलिए लिखा हीट सोर्स, ऊष्मा का स्रोत या ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो पृथ्वी है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, हम स्रोत से दूर जाएंगे तो हमारा तापमान में जो है कमी देखने को मिलेगी। दूसरी बात मैंने बोली कि हमारी जो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी डेंसिटी ऑफ एयर है, यानी एयर वायु की जो घनत्व है, वायु का जो घनत्व है वो ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता जाता है। और कम होता जाता है तो यहाँ पे घनत्व क्यों ज़्यादा होता है, तो इसके कई कारण हैं। इसमें एक कारण होता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी होता है यहाँ पे। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी यहाँ पे घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। पृथ्वी की सतह पे आपको अणु ज़्यादा समीप देखने को मिलेंगे, यानी पास पास देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। तो अब क्या है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो आपके कण हैं, जो भी वायु के कण हैं, जो है वायु के अणु हैं, वायु के अणु जो हैं वो क्या हैं, दूर दूर हैं। तो दूर दूर हैं तो क्या होगा, वो ऊष्मा को क्या करेंगे, अवशोषण उनका कम हो जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये बात आप आसानी से समझ होंगे कि वायु के कण जो हैं वो वहाँ पे दूर दूर हैं, तो ऊष्मा जो है इनको कम ग्रहण कर पाएंगे, ये ऊष्मा को वायु के जो अणु हैं, और वायु का अणु कम ग्रहण कर पाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। ऐसे ही हम दूसरा तरीका जो अब समझते हैं अपना, तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, तो दूसरा तरीका है हमारा रुद्धोष्म वाला, यानी इसको क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। तो रुद्धोष्म ताप ह्रास दर यानी इसी को एडियाबैटिक लैप्स रेट हमने बोला। अब चूँकि हमने तब जो अगली पिछली कंडीशन थी उसमें हमने शांत प्रकार का मौसम देखा था, तो अगर हमारा मान लेते हैं कि शांत प्रकार का मौसम ना रहे और ये डिस्टर्ब हो जाए, यानी इसमें आंधी तूफान कुछ या कोई और कारण की वजह से ये मौसम जो है अशांत मौसम हो जाए, अशांत हो जाए, तो अशांत हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको दूसरी तरीके की चीज़ देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, एक सेकेंड, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर में क्या है 10 डिग्री सी प्रति किलोमीटर की कमी देखने को मिलेगी। यानी टेम्परेचर क्या होगा 10 डिग्री प्रति किलोमीटर कम हो जाएगा। तो 10 डिग्री प्रति किलोमीटर कम हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे जैसे अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और अशांत मौसम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वायु जो होती है वो ऊपर जाएगी और उसका आयतन जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है। यानी यहाँ पे क्या है, प्रेशर था, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे ऊपर जा रहे हैं तो वायु के जो कण हैं उन पे प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, दाब जो है वो कमी आ रही है, दाब में इसके कमी आती है। तो दाब में जब कमी आती है तो इसका जो है फैलाव होने लगता है, यानी इसका आकार बढ़ने लगता है। अब आकार क्या मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं इसमें प्रेशर पहले P1 इसी में लिखते हैं,
आपको मैं बताता हूँ कि मान लेते हैं पहले ये P1, इसमें टेम्परेचर T1 था, इसका वॉल्यूम जो है V1 था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गए और इसका जो है आकार बढ़ गया, आकार बढ़ने की वजह से मान लेते हैं इसमें P2 हो गया, इसमें टेम्परेचर T2 यानी कम होकर T2 हो गया और V2 इसका वॉल्यूम जो है बढ़ गया। तो इसमें जो है अब इसमें दो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। P1 पहले ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन अब P2 क्या है, कम हो गया। T1 पहले क्या था, ज़्यादा था, अब T2 क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन वॉल्यूम पहले क्या था, कम था, अब V2 जो है यानी वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा हो गया। तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से क्या है, तो इसमें जो है इसके टेम्परेचर में, तापमान में कमी देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से आपका क्या कहलाता है, रुद्धोष्म शीतलन कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म, इसी को रुद्धोष्म शीतलन कहा जाता है। तो यही तरीका अपनाया जाता है इनमें, जो रूम ठंडे किए जाते हैं आपके, उनमें यही तरीका अपनाया जाता है, जिसमें क्या है कि एयर का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या है वो ज़्यादा टेम्परेचर को सोख सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तो वहाँ का एरिया जो है वहाँ का ठंडा हो जाता है और 10 डिग्री प्रति जो है किलोमीटर आप इसमें देख सकते हैं कमी आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका रुद्धोष्म ताप रास्ते। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कि आपके जो है आगे चैप्टर्स में या आगे टॉपिक्स में क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। तो कल हम जो है कई टॉपिक्स और पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। दाब, पवनें क्या है, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, तो सारी पवनें आपकी टाइप्स समझने वाले हैं। स्थायी पवनें क्या हैं, आपकी मौसमी पवनें कैसे होती हैं, आपकी जो है या आपकी पीरियडिक पवनें यानी कि जो है दिनांकित पवनें, या लोकल विंड क्या होती हैं, लोकल विंड, ये स्थानीय पवनें जिनको बोलते हैं। तो ये सारी पवनें आपको डायग्राम के साथ बाकायदा जो समझाई जाएंगी, वो चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। अगले चैप्टर में पवनों के साथ आपकी काफ़ी चीज़ें भी होने वाली। इसी में आप समझेंगे कोरियोलिसिस बल क्या होता है, कोरियोलिसिस हम बल समझेंगे, तो कोरियोलिसिस बल क्या है उसको समझेंगे। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें ITCZ को हम समझेंगे, वैसे तो मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन फिर से हम इसमें समझने वाले हैं। तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको दोबारा से रिवीजन के लिए भी मिल जाएंगी। तो कल की हमारी आज की वीडियो इतनी रहती है, कल की वीडियो में और आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आपको इस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जिससे आपका PCS, UPSC, RO कुछ भी नहीं रुकेगा। एक भी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट के ज़रिए सवाल बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है चैनल से जुड़े रहिए, और आपकी जो भी नॉलेज की कमी हो, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो इससे दूर होने वाली हैं। अगर आपको इन क्लासेस में कोई भी छोटी मोटी कमी दिखती है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। आपकी कमेंट के ज़रिए हम अपने में सुधार करेंगे, आपको और बेहतर चीज़ें देंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं किसी और अगले टॉपिक को लेकर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।